नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके अलावा जो आपके अन्य सब्जेक्ट है उसको भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका, चाहे इसमें UGC नेट का एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये आप सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसके साथ ही जो हम यहाँ पर जो आपके अन्य जो सब्जेक्ट लिए हैं तो वे भी जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के PM पद की शपथ ली है, तो किस लोकसभा क्षेत्र से हैं? जैसे आप सभी को पता ही है, अभी जो इलेक्शन हुए हैं तो इनमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार आपकी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन से लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी या फिर इंदौर? क्योंकि अब जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ से आपके एग्जामों में क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो वाराणसी जो है वहाँ से ये जीते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? प्रेम सिंह तमांग ने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा या फिर सिक्किम? तो किस राज्य में ये मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ इन्होंने ली है? और ये ली गई है सिक्किम के, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो फ्रेंच ओपन 2024 जीतने वाली महिला जिन्होंने अभी हाल ही में इगा स्वीटेक जो एक खिताब जीता है, तो कई बार खिताब भी आ जाता है, फ्रेंच ओपन है 2024 का और महिला खिताब है। और इगा स्वीटेक ये कौन से देश की खिलाड़ी है? फ्रांस, USA, जर्मनी या फिर पोलैंड? तो कौन से देश की खिलाड़ी है ये? और ये है पोलैंड देश की, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है, UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ दिया है? तो UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में ये जो देश इजराइल, पाकिस्तान, ईरान या फिर मालदीव, तो किस देश को जोड़ा गया है? और इसमें जोड़ा गया है इजराइल को, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है? 5, 6, 7 या फिर 8 को? तो 2024 का जो अब ये मंत्रिमंडल जो चुना गया है, तो इसमें महिला जो है, महिलाएं की संख्या बतानी है। और महिलाओं की जो इसमें संख्या है जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो कितनी है यहाँ पर? ये इनकी संख्या 7 है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो इसमें कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसमें जो है 6 हैं, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसागर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस राज्य के 2 वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट्स की इस लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? और इनका संबंध है राजस्थान जो है बिहार से। तो जो 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में जो शामिल किया गया है, तो ये बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अडानी पावर लिमिटेड से, रिलायंस पावर, अडानी ग्रीन या टाटा पावर से? तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हाल ही में हासिल किया है और ये किया गया है अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग सेंटर का उद्घाटन? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या फिर सिक्किम में?
तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है और ये किया गया है सिक्किम में, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मौद्रिक नीति समिति ने किस देश पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो रेपो रेट जो है इसको लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है, तो ये 6.25, 6.50 या 6.75 है। तो कितने है? और ये जो रखा गया है ये है 6.50, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इनमें से किन्हें दिया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार राजीव सिन्हा, कमल किशोर सोन, राम सिंह मंडल या दुर्गा सिंह नागपाल को। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो इनमें दिया गया है, इनका नाम है कमल किशोर सोन, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5, 6, 7 या फिर 8 जून को। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 7 जून को, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये तो जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद हमारे जो अन्य जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर यूजीसी नेट में जो पूर्व जो एग्जाम हुए थे इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हमने लिया है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं? रुझान, कौशल, अभिवृत्ति या फिर स्वर। तो मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होंगे, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होगा, तो ये कौशल है। इसके बाद छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव होती है परिचर्या विधि के द्वारा, व्याख्यान, दृश्य श्रव्य या पाठ्यपुस्तक विधि के द्वारा। तो छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता ये संभव होती है किसके द्वारा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, परिचर्चा विधि के द्वारा। परिचर्चा विधि, इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को एक समूह बनाकर छात्रों को किसी विषय पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसलिए इस विधि में छात्र सबसे अधिक प्रतिभागी होते हैं। तो शेष जो यहाँ पर अन्य विकल्प है इसमें दी गई विधियों में से केवल शिक्षक ही सक्रिय रहेंगे, छात्र मार्गदर्शक श्रोतागण के रूप में होते हैं। जैसे सभा होती है, भाषण, उसमें एक ही व्यक्ति बोलता है और सारे बैठकर सुनते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन, अधिगम में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अधिगम में अर्थात लर्निंग में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आंतरिक विकास करना, जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए। आंतरिक विकास करना जिससे खतरे एवं किसी जाल में फंसने से बचा जा सके। प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंधन करना। सतत निदान एवं उपचार सहायता प्रबंध करना। तो अधिगम में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, आंतरिक विकास करना, जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए। तो अधिगम का मतलब ही सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है ताकि छात्र समस्या का उचित व पर्याप्त निष्पादन कर सके। इसके बाद है विचयन तथा सैंपल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं। आधार सामग्री विश्लेषण तथा निर्वाचन। पैरामीटर अनुमान, प्राचल कह देते हैं, अर्थात पैरामीटर अनुमान, सांख्यिकी अनुमान या फिर ये सभी। तो सैंपल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को कहा जाता है और इसको कहा जाएगा सांख्यिकी अनुमान। इसके बाद है अधिगम अर्थात सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए त्याग करना। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है
और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, व्यवहार का रूपांतरण। नेक्स्ट आ जाता है प्रयोगात्मक अध्ययन के नियम पर आधारित होते हैं। इसके प्रयोगात्मक अध्ययन के नियम पर आधारित परिवर्तनों में संयोजन, सैद्धांतिक पैरामीटर, शोध की प्रतिकृति, साहित्य का सर्वेक्षण प्रयोगात्मक अध्ययन के नियम पर आधारित होते हैं। और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ये होती है शोध की प्रतिकृति। इसके बाद है जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं तो उनके लिए रहेगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे की जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके। और टीचर को भी जब बच्चों से पूछते रहना चाहिए कि उन्होंने क्या इसमें सीखा है। बीच में क्वेश्चन जरूर पूछते रहना चाहिए ताकि बच्चों का पता लगता रहे उनका ध्यान भी पढ़ने में है या नहीं। इसके बाद है वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण है। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण अनुभव आश्रित, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, ये सभी। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं कौन से, प्रायोगिक। इसके बाद है अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता, मौलिकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या इन सभी का। तो अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता ये निर्भर करती है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, अर्थात इन सभी पर जिसमें मौलिकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। जब जनसंख्या सीमित हो, क्षेत्र प्रतिचयन तकनीक, स्वदेशीय प्रतिचयन तकनीक, क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक या कोई सी भी नहीं। जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीकें अपनाई जाती है, तो उस समय अपनाई जाती है जो ऑप्शन सी में दी गई है, क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक। तो क्रमबद्ध प्रतिचयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का एक ऐसा रूपांतरण है जिसके अनुसार प्रतिदर्श अर्थात सैंपल की प्रथम इकाई का चयन समष्टि में से यादृच्छिक रूप से किया जाता है और शेष इकाइयाँ सुनिश्चित समान अंतराल पर स्वतः ही प्रतिदर्श में शामिल कर ली जाती है। नेक्स्ट है नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़िए और 11 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश जो आया है इसको आपने एक बार में ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है क्योंकि एग्जाम में शीर्षक भी इसमें से पूछा जाता है और जो इसका निचोड़ है वही इसका शीर्षक है जिसके ऊपर बात हो रही है। तो गांधी जी का सामाजिक व पर्यावरण दर्शन सर्वग्राही से मनुष्य क्या चाहते हैं पर आधारित न होकर उनकी आवश्यकता पर आधारित है। जीवन के आरंभ में जैनियों, थियोसोफिस्टों, ईसा के उपदेशों, रस्किन, टोल्स्टॉय और सबसे महत्वपूर्ण भगवद गीता के परिचय ने उनकी सर्ववादी, मानवतावादी प्रकृति, उनके पर्यावरणीय अंतर्संबंध के चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला है। साधनहीन ग्रामीण जनता के प्रति उनके मन में एक वैकल्पिक सामाजिक चिंतन का विचार पनपा जो दूरदर्शी, स्थानीय और तत्कालिक था। गांधी जी इस बात से पूरी तरह जागरूक थे कि प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनता के लिए भोजन जुटाने की मांग कहीं ज़्यादा थी और औद्योगिकरण ने इसे जटिल बना दिया। यह बात आज जितनी सामान्य और बुरी लगती है लेकिन इस शताब्दी के पहले यह उद्घोषणा धर्मद्रोही जैसी विरल थी। गांधी जी आधुनिकतावादी औपनिवेशिक षड्यंत्र के अंतर्गत पर्यावरण के प्रति संवेदनशील मौजूद ढांचे की विनाश की आशंका से चिंतित थे। इन मौजूदा ढांचों में भरण पोषण को पारंपरिक रीति से संपन्न बनाने की अपार संभावनाएं थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बजाय मानव आत्मा एवं शक्ति को दास बनाने वाली वैकल्पिक अंधी पश्चिम टेक्नोलॉजी की। शायद गांधी जी का नैतिक सिद्धांत जो सबसे अधिक माना जाता है वह सक्रिय अहिंसा, दूसरे जीवों को दुख न पहुंचाना, पारंपरिक नैतिक समय से व्युत्पन्न। इस मूल्य की सर्वाधिक परिष्कृत अभिव्यक्ति महाभारत महाकाव्य 100 से 200 ईस्वी पूर्व में हमें देखने को मिलेगी, जहां मानव जीवन की निरंतर स्वतंत्रताओं, इच्छाओं और संग्रह के ऊपर नियंत्रण लगाने से नैतिक विकास होता है।
मनुष्य के कार्यों का मूल्यांकन दूसरों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे मापा जाता है। जैनी ने इस सिद्धांत को समस्त चैतन्य तथा जीव जंतुओं पर समान रूप से लागू किया है। अगणित जैन मुनि और भिक्षुणियों जीव व कमियों की हत्या न हो, कृमियों की हत्या न हो, इसलिए रास्ते को झाड़ू से बुहारते हैं। अहिंसा सार्वभौम आदेश है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये इसमें गद्यांश आया है। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन है कि गांधी जी का सर्वआग्राही सामाजिक व पर्यावरणीय दर्शन मनुष्य की किस पर आधारित था, आवश्यकताओं पर, इच्छाओं, कल्याण या फिर धन पर। तो किस पर आधारित था, और इनमें माना गया जो ऑप्शन 1 में है, तो किस पर था ये, आवश्यकताओं पर आधारित है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से गांधी जी की मानवता, प्रकृति और उनके पर्यावरण से अंतः संबंधों की सर्ववादी विचारधारा के विकास के ऊपर किसका गहरा प्रभाव पड़ा है। जैन शिक्षा, ईसाई प्रवचन, भगवत गीता, रस्किन और टोल्स्टॉय का। तो गांधी जी की मानवता, प्रकृति और उनके पर्यावरण से अंतः संबंधों की सर्ववादी विचारधारा के विकास के ऊपर किसका गहरा प्रभाव पड़ा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो किसका, भगवत गीता का। इसके बाद है गांधी जी की क्रिया अहिंसा से व्युत्पन्न है। दूसरे व्यक्ति को चोट न पहुंचाने का नैतिक आग्रह है। स्वतंत्रता, इच्छाओं और संप्राप्तियों का होना, कार्य करने की स्वतंत्रता, प्रकृति के विरुद्ध अंधी टेक्नोलॉजी तथा मानव आत्मा एवं शक्तियों को दास बनाना। तो गांधी जी की क्रिया अहिंसा किससे उत्पन्न है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, दूसरे व्यक्ति को चोट न पहुंचाने का नैतिक आग्रह से। अहिंसा क्या है, दूसरों को दुख दर्द पीड़ा न देना। इसके बाद है औपनिवेशिक नीति और आधुनिकीकरण को विनाश की ओर ले गई। विशाल औद्योगिक आधारित संरचना, सिंचाई आधारित संरचना, शहरी या ग्रामीण आधारित संरचना। औपनिवेशिक नीति और आधुनिकीकरण को विनाश की ओर ले गई है, जो ऑप्शन डी में दी गई है, ग्रामीण आधारित संरचना। इसके बाद है गांधी जी की सक्रिय अहिंसा से व्युत्पन्न है। दूसरे व्यक्ति को चोट न पहुंचाने का नैतिक निग्रह है। स्वतंत्रता, इच्छाओं और संप्राप्तियों का होना, कार्य करने की स्वतंत्रता, प्रकृति के विरुद्ध अंधी टेक्नोलॉजी तथा मानव आत्मा एवं शक्तियों को दास बनाना। तो गांधी जी की क्रिया अहिंसा से उत्पन्न है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, स्वतंत्रता, इच्छाओं और संप्राप्तियों का होना। नेक्स्ट है डीटीएच सेवा का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, 2000, 2, 4 या 6 में। तो डायरेक्ट टू होम सर्विस, फ्री डिश कह देते हैं जिसे। तो ये हुआ था जो ऑप्शन सी में दी गई है, अर्थात 2004 में। इस सेवा का जो उद्घाटन जो था उस समय के जो प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने किया था 17 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, 19, 21 या 30 नवंबर को। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है कब, 16 नवंबर को, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इसके बाद है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल कितने सदस्य होते हैं, 14, 28, 17 या फिर 20। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, और इनकी संख्या है 28। और ये जो भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष है ये भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और इसमें 28 सदस्य होते हैं। 20 समाचार जगत से, 5 संसद सदस्य, और 3 को लोकसभा अध्यक्ष और 2 को राज्यसभा के सभापति मनोनीत करते हैं, और शेष 3 का नामांकन साहित्य अकादमी, भारत की बार काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। इसके बाद है सूचना देने और प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान की कौन सी धारा में है। सूचना देना और प्राप्त करने का अधिकार की गारंटी
तो ये है 19(1)(a) में, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है उस शिक्षा में रेडियो का उपयोग निम्नलिखित आधारिका पर है। पाठ्याचर्य पर आधारित अनुदेशों को पुष्ट करना, अंततः अध्यापक को स्थानापन्न करना। प्रत्येक के पास रेडियो सेट है। अनुदेशों के दूसरे साधन पुराने पड़ चुके हैं। तो उच्च शिक्षा में रेडियो का उपयोग किस पर आधारित है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, अंततः अध्यापक को स्थानापन्न करना। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर आपने बताना है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जहाँ कुछ कोड इसमें चला हुआ है, तो कौन सा कोड है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तो इनको 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 35 दूनी 70, तो ये 70 हो जाते हैं और 139। तो इसको अगर हम x मान ले तो x बराबर ही हो जाएगा 139 माइनस में 70 अर्थात 6 9। तो क्योंकि रीजनिंग है किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, तो ये वाला क्रम यहाँ पर चलाया गया है और इसके आधार पर जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो 22 से 24 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 परस्पर संबंधित वृत्त हैं, देख सकते हैं, सर्कल है आई एस और पी, जिसमें वृत्त आई जो है ये इंडियन को दिखाता है, आई का मतलब इंडियन लिया गया है, एस का मतलब साइंटिस्ट से लिया गया है और पी का मतलब पॉलिटिशियन से लिया गया है। तो ए से आप दर्शाए गए हैं वो आपने बताने हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, वह क्षेत्र जो दिखलाता है जो इंडियन है और वैज्ञानिक भी है, इंडियन भी है और वैज्ञानिक भी है, मतलब साइंटिस्ट भी है, इनको दिखाता है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं कौन से वाला है, और यहाँ पर देखें तो कौन से वाला बनेगा इसमें, जो दिखलाता है कि इंडियन है और वैज्ञानिक भी है। तो यहाँ पर जो है इसमें देख सकते हैं आप, ये इंडियन और साइंटिस्ट, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का है यहाँ पर, तो जो दोनों होने चाहिए, तो जो ऑप्शन डी, ये जो है डी जो यहाँ पर दिया गया है, तो यही जो इसका बनेगा। तो एक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये है तो एक ये वाला बनेगा इसका। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, वह क्षेत्र जो दिखलाता है कि वह न तो वैज्ञानिक है और न ही राजनीति। कौन सा, न तो वैज्ञानिक होने चाहिए साइंटिस्ट और न ही पॉलिटिक्स होने चाहिए, तो वो कौन सा है, मतलब इंडियन हो जाएंगे, क्योंकि न तो वैज्ञानिक होंगे न राजनीतिक होंगे। अब आप देख सकते हैं जो साइंटिस्ट वाला जो सर्कल और इससे जो अलग होगा तो वही फिर यहाँ पर माना जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन से वाला है जो न तो वैज्ञानिक है और न ही राजनीतिक है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन जो बी है अर्थात सी जो है हो जाएगा, कि वह क्षेत्र दिखाना था जो न तो वैज्ञानिक होगा और न ही राजनीतिक होगा, मतलब इंडियन हो सकता है, तो जो इन दोनों सर्कलों से बाहर है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पर, जो क्षेत्र गैर इंडियन या फिर नॉन इंडियन वैज्ञानिकों को दिखाता है, वैज्ञानिकों को दिखाता है जो राजनीतिक भी है, तो वैज्ञानिक जो राजनीतिक भी है, तो कौन सा है यहाँ पर, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर, निम्नलिखित सीरीज में कौन सा अंक गायब है, तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 11 27, 6 और 1 7 2 और 1 3,
37, 37 और 13, क्योंकि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये वाला जो क्रम यहाँ पर चला हुआ है तो ये हो जाता है 50। अब 50 में 13 के बाद 15, तो 15 जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 65, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माप के प्रक्रिया में सम्मिलित है प्रोग्नोसिस प्रज्ञान, डायग्नोसिस निदान, प्रेडिक्शन प्रयुक्ति या ये सभी। तो माप के प्रक्रिया में सम्मिलित हैं कौन से, ये सभी, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस और प्रेडिक्शन। इसके बाद आ जाता है तार्किक युक्ति आधारित है वैज्ञानिक तर्क पर, प्रथागत तर्क पर, गणितीय तर्क पर या न्याय वाक्य तर्क पर। तो तार्किक युक्ति ये आधारित होती है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, किस पर, न्याय वाक्य तर्क पर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन आ जाता है लुप्त संख्या का। तो यहाँ पर बताना है कौन से आएगी, कौन से वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो 4 का वर्ग 4 चौके 16 में एक या यहाँ पर जोड़ा गया है, 4 चौके 16, 1 17। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी देखें 749 और 1 50 या हो जाते हैं। तो यही क्रम जो यहाँ पर चला हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपयुक्त बताइए, नन भिक्षुणी, सरदार, नाइट, मठ अधीश को मौक या पादरी। तो एक गलत है यहाँ पर, कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, सरदार, नाइट, नन को भिक्षुणी, मठ अधीश को मौक और पादरी। तो इस प्रकार से इनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ग में जो भिन्न है वो आपने बताना है। अब भिन्न जो यहाँ पर कौन से वाला है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी है 81, तो इसी को क्या है यहाँ पर इसमें अलग माना गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 7 7 49, 7 11 77, 9 7 63, तो 81 जो 7 से भाग नहीं होता है, तो इसका मतलब जो है यही यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट है संभाव्यता प्रतिचयन का आशय है, स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक प्रतिचयन से है, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन से है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन से या इन सभी से है। तो संभाव्यता प्रतिचयन का आशय किससे है, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है, स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक प्रतिचयन से, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन से और सरल यादृच्छिक प्रतिचयन से। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें बतानी आपने लुप्त संख्या। तो यहाँ पर कौन सा क्रम बनेगा, तो यहाँ पर क्रम की बात करें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला, तो 54 65 जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है, अंश की संख्याएं एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ रही है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 36, 39, 43 और 46, 3 4 3। अगर यहाँ पर हम 4 को देखें तो कौन से वाला फिर होना चाहिए, तो यहाँ पर वैसे ही 3 4 3 और 4, तो 46 और 4 50 जो है यहाँ पर आएगा इसमें, तो 50 और 60 62 63 64 और 65। तो इस प्रकार का कुछ क्रम जो है यहाँ पर इसमें ये चलाया गया है। इसके बाद है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विरोधी दिशाओं में होंगी, 3:40, 45, 50 या 55 पर। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विरोधी दिशाओं में होंगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये होंगे 3:50 पर। इसके बाद है मेरी के 3 बच्चे हैं, इसकी क्या संभावना है कि उनमें से कोई भी लड़का नहीं है। तो 3 बच्चे हैं और कितनी संभावना रहेगी कि उनमें से कोई भी लड़का नहीं है, तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्र बढ़ जाता है।
यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्र 125, 100, 75 या 50। अर्धव्यास को अगर हम 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 125%। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन आ जाता है CD रोम का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है CD। तो CD जो होती है इसको कॉम्पैक्ट डिस्क हम कहते हैं, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है डाटा जो है उसको सुरक्षित स्टोर करने के लिए किस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल या कंप्यूटर डेटा रीराइटेबल। तो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो है इसका उपयोग करते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधिया अर्थात पेरिफेरल्स को नियंत्रण में रखता है, तो उसे हम कहेंगे कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग सेंट्रल पावर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधिया अर्थात पेरिफेरल्स को नियंत्रण में रखता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसके बाद है रैम। इसका अर्थ क्या होता है। तो रैम जो होती है इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। इसका उपयोग कंप्यूटर चालू रहते समय सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करने हेतु किया जाता है। इसमें आंकड़े जो सूचनाएं हो तब तक सुरक्षित रहती है जब तक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह चलता रहता है, और विद्युत प्रवाह रुकते ही इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, और इसमें सूचनाएं लिखी हुई पढ़ी जा सकती हैं, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। तो इसका जो है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हाल के दशक में जंगलों के काटने का परिणाम क्या हुआ है। तो क्या परिणाम हुआ है, भूक्षरण, भूस्खलन, जैव विविधता की क्षति या ये सब। तो जंगलों के काटने के काम, काटने का परिणाम क्या हुआ है, तो क्या परिणाम हुआ है। तो ये सभी परिणाम इसमें हुए हैं। इसमें भूमि का धस जाना, भूक्षरण होना और भूस्खलन होना, जैव विविधता की क्षति, तो ये सभी जो इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि एक सही जो नियंत्रण जो है पेड़ पौधे रखते हैं। इसके बाद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है थार मरुस्थल में, समुद्र तटीय क्षेत्र में, हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में या हिमालय के तराई क्षेत्र में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है कहाँ पर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, भारत का जो थार मरुस्थल है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो रेड बुक में है, इसमें नामांकित है, और इसे रेत के तीतर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है नीचे लिखे प्राकृतिक खतरों में मनुष्य के सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बर्फीला तूफान या सुनामी। तो प्राकृतिक खतरों में मनुष्य के सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी कौन सा है, और यह है जो ऑप्शन ए में है, भूकंप। तो विश्व में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों में 13% भूकंप से होती है, और प्रत्येक वर्ष औसत 10,000 व्यक्ति भूकंप में मारे जाते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय दिशाओं में परिवर्तन एवं विवर्तनिक कारणों से भूपृष्ठ के अकस्मात कंपन को हम भूकंप कहेंगे, और भूकंप से उत्पन्न तरंगों का घातक प्रभाव हजारों वर्ग किलोमीटर तक आंका गया है, और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में इससे व्यापक विनाश भी होता है। और भूकंप की तीव्रता व परिणाम का मापन रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तरदायी है भूकंप।
इसके बाद है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट कौन सा है? SATEDU, इनसेट बी, EDUSAT या इनसेट सी। तो शिक्षा के क्षेत्र अर्थात सेवा में प्रयुक्त होने वाला पहला सैटेलाइट और यह है एजुसेट, EDUSET। 20 सितंबर 2004 को सतीश धवनातीश के अंदर श्रीहरिकोटा से शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया के पहले उपग्रह एजुसेट का सफलतापूर्वक भू-स्थैतिक कक्षा में स्वदेश निर्मित भू-स्थानिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की सहायता से स्थापित किया गया। एजुसेट के समावेश की नई तकनीक को I2 नाम दिया गया और एजुसेट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके बाद है नीचे लिखे विकल्पों में से प्राकृतिक आपदा से बचने के कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता, समय पर चेतावनी, पुनर्वास, सामुदायिक सहभागिता। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सबसे उपयुक्त है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, समय पर चेतावनी। इसके बाद है इग्नू का एकमात्र शैक्षिक टेलीविजन चैनल का नाम कौन सा है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, दूरदर्शन या प्रसार भारती। और यह है ज्ञान दर्शन। 26 जनवरी 2001 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन नाम से एक शैक्षिक चैनल शुरू किया था और यह चैनल 24 घंटे प्रसारण होता है और इग्नू ने नवंबर 2001 में FM रेडियो नेटवर्क भी आरंभ किया था जो छात्रों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है। इसके बाद है महानगरों में झुग्गी झोपड़ियाँ ये किसका परिणाम है? गांव से शहरों की ओर पलायन का, शहरों के कुछ क्षेत्रों में गरीबी का, शहरों में अभिरचना का अभाव या शहरी अभिशासन का। तो महानगर जो होता है उसमें झुग्गी झोपड़ियाँ किसका परिणाम है? और यह है गांव से शहरों की ओर जो पलायन हो रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र इसमें रोजगार के अवसर कम होते हैं और रोजगार की तलाश में लोग शहरों में जाते हैं और इसलिए ये जो है यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि इतनी महंगाई में एकदम से तो भवन बनाना, मकान बनाना आसान नहीं है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सेवाग्राम, नई दिल्ली, वर्धा या अहमदाबाद में। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है और ये वर्धा में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना। एक में संस्था और दूसरे में उनका स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा वाला इसमें बनेगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फोरम। तो कहाँ पर है? और ये हैदराबाद में है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये चित्रकूट में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज ये धर्मशाला में है और धर्मशाला हिमाचल। और जो इग्नू है ये नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है शिक्षा के वृत्तिकरण, व्यवसायीकरण का उद्देश्य कौन सा है? शिक्षा के वृत्तिकरण अर्थात व्यवसायीकरण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना, सामान्य शिक्षा की बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना या उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। तो शिक्षा के वृत्तिकरण का उद्देश्य कौन सा है? और जो ऑप्शन डी में दिया गया है, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।